सभी को प्यार भरा नमस्कार। जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए और एक बार प्लीज़ वीडियो का जो लिंक है वो शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाइव जुड़ सकें। जल्दी से लाइव जुड़ जाइए, लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। अपना स्टेटस लगा लिया करो व्हाट्सएप पे ताकि आपके स्टूडेंट, आपके जो दोस्त हैं उनको पता चल जाए कि लाइव क्लास चालू हो गई। अब से रोज़ाना लाइव क्लास सुबह 10:30 बजे और शाम को 8:30 बजे लगेगी, ठीक है। तो आप अपने मोबाइल में रिमाइंडर सेट कर लीजिए, 10:30 बजे तक आप अपने सारे काम निपटा कर आ जाइए रोज़ सुबह 10:30 बजे और शाम को 8:30 बजे, ठीक है। शाम को अधिकतर बायोलॉजी केमिस्ट्री की लगेगी और सुबह एग्रीकल्चर की लगेगी। तो चलिए अब वक्त बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कल 25 कर लिए थे हमने, अब इससे आगे है 26। बीज अधिनियम कब लागू हुआ? बीज अधिनियम कब लागू हुआ? ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। बीज अधिनियम कब लागू हुआ, यानी कि जो बीज के जो नियम अधिनियम थे वो कब लागू हुआ था। तो देखो, एक तो बीज अधिनियम पारित हुआ था और एक लागू हुआ था, दोनों ही अलग अलग डेट है। तो बीज अधिनियम पारित तो हुआ था 1966 में और लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 1969 में। तो बीज के जो नियम बनाए गए थे वो कब बनाए गए थे? 1966 में बनाए गए थे। और उनको चालू कब किया गया था? उनको चालू किया गया था 1969 में। अगला सवाल है कीटनाशी अधिनियम कब पारित हुआ? अब जैसे बीज का नियम अधिनियम कानून थे वैसे ही कीटनाशी के भी थे कि किस प्रकार के कीटनाशी बनाए जाने चाहिए, किस प्रकार के कीटनाशी बाजार में हम बेच सकते हैं या किस प्रकार के कीटनाशी को किसान उपयोग में ले सकता है। तो उससे संबंधित कुछ नियम कायदे कानून थे। तो कब वो नियम कब बनाए गए थे या पारित कब हुआ था? वो हुआ था 1968 में। कब हुआ था? 1968 में। ये दोनों जो सवाल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। वीडियो को एक बार याद नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है, एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए वीडियो को, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए। और जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, अगर ये सब आपने कंप्लीट कर लिए तो लगभग आपकी 80% एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? देखो, ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी देहरादून। अब देखो 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड का समय है, कमेंट करके बताइए। वो 2 क्वेश्चन तो मैंने बता दिए आपको, अब आगे से आप बताइए। 4 ऑप्शन, 4 सेकंड का समय, कमेंट करके बताइए जरूर। जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए, अभी लाइव नहीं जुड़े हो आप। हाँ देखो, जिसने आंसर दिया है कोई दिक्कत नहीं है, दिया नहीं दिया, जिसने आंसर नहीं दिया है और जिसने दिया है उसका आंसर ये होगा, ऑप्शन बी वाला सही है। जिसने बी आंसर ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है, पुणे। पुणे कहाँ पर है? पुणे है महाराष्ट्र में। पुणे कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में है। और वहाँ पर क्या है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय। अगर आपको पूछ लिया जाए कि विश्व का मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो विश्व मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ पर है? जनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व मौसम विज्ञान का मुख्यालय है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान है। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी भारत। देखो 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड का समय है। लाइव चैट बॉक्स है आपके नीचे, लाइव चैट बॉक्स चल रहा है, उसमें कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। 4 सेकंड 5 सेकंड का आपके पास समय है, कमेंट करके बताइए इसका ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जिसने ऑप्शन ए वाला दिया है चीन, बिल्कुल सही जवाब है। सोयाबीन का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या होगा? चीन। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान क्या है? चीन है। और सोयाबीन जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 42% प्रोटीन पाया जाता है और इसमें 20% तेल की मात्रा पाई जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। ऑप्शन ए 100 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी 1000 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी 10,000 वर्ग मीटर और ऑप्शन डी 1 लाख वर्ग मीटर। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपके पास 5 सेकंड का समय है, कमेंट करके बताइए जी, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। जिसने ऑप्शन दिया है सी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन सी 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? 10,000 वर्ग मीटर होते हैं।
अगला सवाल है गेहूं का उत्पत्ति स्थान है। अब देखो गेहूं का उत्पत्ति स्थान है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए ये बार बार पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, पहला दक्षिण पश्चिम एशिया, दूसरा जापान, तीसरा दुबई और चौथा इराक। 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड का समय है, आपको कमेंट करके बताना है। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है, कमेंट करके बताइए। अभी सबका जवाब देंगे, सबका जवाब देंगे। अभी पहले क्लास पे ध्यान दीजिए। ऑप्शन जो ए ऑप्शन जिसने दिया है, ए ऑप्शन जिसने दिया है बिल्कुल राइट आंसर है दक्षिण पश्चिम एशिया। दक्षिण पश्चिम एशिया इसका बिल्कुल सही जवाब है, दक्षिण पश्चिम एशिया। अब देखो ये कंफ्यूज कैसे करता है, दक्षिण पश्चिम एशिया ना देकर आपको वहाँ पर दे दिया तुर्की, तो तुर्की भी उसका राइट आंसर। अगर आपको दे दिया दक्षिण पश्चिम एशिया भी नहीं दिया, तुर्की भी नहीं दिया और आपको दे दिया एशिया माइनर, तो वो एशिया माइनर भी इसका सही जवाब है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम एशिया ही वो जगह है और दक्षिण पश्चिम एशिया के अलावा तुर्की ही वो जगह है और उसी को क्या बोला जाता है, एशिया माइनर। तीनों एक ही जगह है लेकिन इसके जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। वो देखता है कि हमने तो दक्षिण पश्चिम एशिया पढ़ा था, यहाँ पर तो तुर्की दिया हुआ है, या यहाँ पर तो वो ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, या यहाँ पर तो एशिया माइनर दिया हुआ है, तो सही जवाब तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब हम क्या करें, तो ऐसी बात नहीं है, दक्षिण पश्चिम एशिया या तुर्की या इसको कभी कभी एशिया माइनर भी बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार प्लीज़ वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। और साथ में एक काम और करिए, अगर आप पहली बार ये क्लास ले रहे हो तो लाल वाले बटन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब वाले को, और दूसरा लाइक ज़रूर करिएगा, इस क्लास के बाद में ज़रूर करिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 21, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17 और ऑप्शन डी 9। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है, आंसर बताइए। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है, आंसर बताइए। जिसने सी वाला आंसर दिया है बिल्कुल राइट है और जिसने बी वाला आंसर दिया है उनका गलत है। सी वाला आंसर बिल्कुल राइट है। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है, 17 होती है। अब देखो आवश्यक पोषक तत्व क्या होते हैं। आवश्यक पोषक तत्व का मतलब ये होता है कि ऐसे पोषक तत्व जिनके बिना पौधा अपना जीवन पूर्ण नहीं कर सकता। पौधे का जो जीवन चक्र होता है वो पूर्ण नहीं हो सकता। पौधे का जीवन चक्र कैसे होता है, बीज बनने से लेकर पुनः बीज बनने तक। जैसे ही हमने मिट्टी के अंदर बीज डाला, वो उगा, पौधा बना, पौधा बनने के बाद में उसके फल बने, फल बनने के बाद में उसमें बीज बना, तो बीज बनने से बीज वापस बनने तक का जो साइकिल होता है या जो चक्र होता है वो पौधे का जीवन चक्र कहलाता है। और जो जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए जो आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 17 होती है। और ये सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, ये सिद्धांत दिया था आर्नोन नामक वैज्ञानिक ने। आर्नोन नामक वैज्ञानिक ने ये सिद्धांत दिया था। अगला सवाल है, देखो मैं एक क्वेश्चन में आपको उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। एक क्वेश्चन में उस क्वेश्चन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। तो आप कमेंट करने में, जब आपको कमेंट करने की बोला जाए तभी आप कमेंट करें, और इसके अलावा उसको ध्यान से सुने कि मैं उसमें एक क्वेश्चन के अलावा और कितने क्वेश्चन बोल रहा हूँ। वो जो मैं रिलेटेड क्वेश्चन बोलता हूँ वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो उनको भी आप सुनिए। अगला सवाल है, गंगा 2 किस फसल की किस्म है। गंगा 2 किस फसल की किस्म है, गेहूं, मक्का, जौ और धान। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है। 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड का समय, कमेंट करके बताइए। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय। जिसने आंसर दिया है गेहूं उनका गलत है, और जिसने आंसर दिया है ऑप्शन बी वाला मक्का उनका बिल्कुल राइट है। तो गंगा 2 किसकी किस्म है, गंगा 2 किस्म है मक्का की। गंगा 2 किसकी किस्म है, गंगा 2 किस्म है मक्का की। और मक्का और गेहूं और ये जो धान है, इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो जेट का हो, चाहे वो ICR का हो, चाहे वो BHU का हो, चाहे वो PAT का हो। तो चलिए आगे बात करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन ए 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,44, 3,67 वर्ग किलोमीटर, 7,75, 5,46 वर्ग किलोमीटर, या 6,57, 8,90 वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट सवाल है, हालांकि ये एग्रीकल्चर का नहीं है, लेकिन ये राजस्थान की भौगोलिक क्षेत्रफल, ये एक बेसिक सा सवाल है और ये पीछे जेट में आया हुआ भी सवाल है, पूछा गया है ये सवाल, इसीलिए आंसर आपको देना है। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है, आंसर दीजिए।
जिसने ऑप्शन ए वाला दिया है उनका राइट है और जिसने ऑप्शन सी दिया है उनका गलत है। देखो जो राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर आपको इतना लंबा याद नहीं रहता है तो आप ऐसे याद कर लीजिए 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। देखो वर्ग मीटर नहीं है यहाँ पर, वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है यहाँ पे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा उर्वरक कार्बनिक उर्वरक है? निम्न में से कौन सा उर्वरक कार्बनिक उर्वरक है? ऑप्शन ए अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी एसएसपी और ऑप्शन डी डीएसपी। एसएसपी को बोला जाता है सिंगल सुपर फास्फेट और डीएसपी को बोला जाता है डबल सुपर फास्फेट। तो 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड का समय है आपके पास, कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, एसएसपी या डीएसपी। जिसने ऑप्शन बी वाला दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है और जिसने ए दिया है उनका गलत है। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो उर्वरक होता है, कार्बनिक उर्वरक होता है, वो क्या होता है? वो होता है यूरिया। अब पूछ लिया जाए कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा, तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%, 46% मात्रा होती है। अब एक सवाल और है, एक सवाल नेक्स्ट अगला वाला ये और है कि निम्न में से कौन सा एमाइड युक्त उर्वरक है? तो जो यूरिया होता है, यूरिया ही क्या होता है? एमाइड युक्त उर्वरक होता है। यूरिया को हम क्या कहते हैं? एमाइड युक्त उर्वरक कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? आज तक के एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इतिहास में सबसे ज़्यादा बार अगर कोई सवाल पूछा गया है तो यही सवाल है। चाहे जेट ले लो, आईसीआर ले लो, बीएचयू ले लो, पीएटी ले लो, आरएस ले लो, आईएएस ले लो, कोई सा भी एग्जाम ले लो, ये क्वेश्चन पता नहीं इसने रिजर्वेशन करवा रखा है या पता नहीं क्या है इस क्वेश्चन में इतना इंपॉर्टेंट। ये सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है और जो कॉलेज के एग्जाम होते हैं बीएससी के, एमएससी के, उनमें भी ये सवाल पता नहीं इसने वहाँ पर भी इसने रिजर्वेशन करवा रखा है और वहाँ पर भी ये सवाल बार बार पूछा जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, आज इसको याद करना है अभी इसी टाइम, ताकि आगे कभी भी ना भूलो आप। धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन ए जिंक जस्ता, ऑप्शन बी पोटास, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी कैल्शियम। 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड का समय है आपके पास, कमेंट करके बताइए अगर आता है तो कमेंट करिए। कमेंट करके बताइए जी। बिल्कुल, जिसने आंसर दिया है ए वाला जिंक जस्ता, धान का खेरा रोग किससे होता है? जिंक या जस्ते की कमी से होता है, जिसको जेडेनेसोफोर भी बोला जाता है। धान का खेरा रोग किससे होता है? जिंक या जस्ते से होता है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि खेरा रोग किस फसल से संबंधित है, तो खेरा रोग किससे संबंधित है? धान से संबंधित है। अगला सवाल है, कर्णत्री किस फसल की किस्म है? ये जेट एग्जाम में ये भी आया हुआ सवाल है। वैसे तो जो मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं या शामिल किए हैं वो लगभग सारे ही आए हुए हैं, लेकिन जो मैं बोलता हूँ कि आया हुआ है वो ज़्यादा बार आया हुआ है। तो क्वेश्चन 36 है, कर्णत्री किस फसल की किस्म है? ए जो, बी गेहूँ, सी बाजरा और डी मक्का। तो 4 ऑप्शन, 4 सेकंड का समय कमेंट करके बताइए। 4 ऑप्शन, 4 सेकंड का समय कमेंट करके बताइए जी। बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने ऑप्शन ए दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने ऑप्शन ए दिया है उनका राइट आंसर है। जो किसकी किस्म है? जो है जौ की किस्म। किसकी किस्म है? जो। कर्णत्री किसकी किस्म है? जौ की किस्म है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पेगिंग अवस्था किस फसल से संबंधित है? पेगिंग अवस्था किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन बी जवार, ऑप्शन सी कपास और ऑप्शन डी मक्का। तो पेगिंग अवस्था किस फसल से संबंधित है बताना है आपको। मूंगफली, जवार, कपास, मक्का। 4 ऑप्शन, 4 सेकंड का समय है, कमेंट करके बताइए जरूर। कमेंट करके बताइए पेगिंग किस फसल से संबंधित है। देखिए जो पेगिंग अवस्था होती है, पेगिंग अवस्था मूंगफली से संबंधित होती है। पेगिंग अवस्था किससे संबंधित होती है? मूंगफली से संबंधित होती है, जिसमें पेगिंग में मुख्य रूप से फूल के नीचे फ्लावर बनने फूल के नीचे मूंगफली बनना शुरू हो जाती है। उनकी छोटी अवस्था होती है, बहुत छोटी अवस्था होती है, शुरुआती होती है, वो अवस्था कहलाती है पेगिंग अवस्था। तो पेगिंग अवस्था का संबंध मूंगफली से है। अगर पूछ लिया जाए कि पडलिंग प्रोसेस या पडलिंग की क्रिया या लेही की क्रिया किसमें की जाती है, तो फिर वहाँ पर आंसर होगा धान या उसको चावल भी बोला जाता है। तो पडलिंग का संबंध या लेही का संबंध तो है धान से और पेगिंग का संबंध है मूंगफली से। अगला सवाल है, सफ़ेद लट किस फसल का मुख्य कीट है? सफ़ेद लट किस फसल का मुख्य कीट है?
ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी सोयाबीन और ऑप्शन डी तिल। देखो 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। सफ़ेद लट किस फसल का मुख्य कीट है? कपास, मूंगफली, सोयाबीन, तिल। कपास, मूंगफली, सोयाबीन, तिल किसका है बताइए। देखो जिसने आंसर दिया है कपास उनका गलत है और जिसने आंसर दिया है मूंगफली उनका सही है। ऑप्शन बी मूंगफली सही है। सफ़ेद लट किसका कीट है? सफ़ेद लट मुख्य रूप से कीट है मूंगफली का। सफ़ेद लट किसका कीट है? सफ़ेद लट कीट है मूंगफली का मुख्य कीट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगले सवाल से बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, शाम को सही 8:30 बजे हमारी बायोलॉजी की क्लास लगेगी। शाम को 8:30 बजे बायोलॉजी की लाइव क्लास लगेगी, तो उसमें आपको ज़रूर आना है, आपको शाम को 8:30 बजे लगेगी। प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आ सके। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करेंगे। इसके बाद में जो लाइव क्लास होगी उसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो उस लिंक को ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कपास किस कुल का पौधा है? एक तो कपास, इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। तो कपास किस कुल का पौधा है? ऑप्शन है ग्रेमिनी, मालवेसी, क्रूसीफेरी और सोलेनेसी। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है। 4 ऑप्शन और 4 सेकंड का आपके पास समय है। कमेंट करके बताइए कपास किस कुल का पौधा है। इससे कपास से रिलेटेड मैं आपको 4 क्वेश्चन और बताऊंगा अभी जो इम्पोर्टेंट हैं। तो देखो जो कपास पौधा है वो है मालवेसी कुल का। जिसने आंसर बी दिया है उनका सही है, जिसने नहीं दिया कोई बात नहीं। कपास किस कुल का पौधा है? मालवेसी कुल का है। कपास मालवेसी कुल का है। और जेट एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि भिंडी किस कुल का पौधा है, तो भिंडी भी मालवेसी का है। भिंडी भी मालवेसी का है, कपास भी मालवेसी का है। अपने एग्रीकल्चर में जितने भी क्रॉप लग रही है, चाहे वो सब्जियां हों या फसलें हों, उनमें सिर्फ 2 ही पौधे ऐसे हैं जो मालवेसी के हैं। एक तो कपास मालवेसी का है और एक भिंडी मालवेसी की है। तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर पूछ लिया जाए कि कपास और भिंडी का कुल, तो कपास और भिंडी का कुल सेम है, मालवेसी। अब बताता हूँ देखो कपास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। सबसे पहला तो ये है, कपास एकमात्र ऐसी फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कीटनाशी, शाकनाशी और रोगनाशी उपयोग किए जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी फसल में सबसे अधिक मात्रा में शाकनाशी, कीटनाशी और रोगनाशी का उपयोग किया जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा कपास। उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा कपास। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको। जो कपास होता है, एक बीटी कपास भी होता है इससे रिलेटेड। तो अब बीटी कपास में आपसे पूछ लिया जाए कि बीटी कपास को खेत में कितनी दूरी पर लगाया जाता है, तो बीटी कपास को खेत में लगाया जाता है 100 × 100 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितने मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? 100 × 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। और जो 1 हेक्टर में पौधे लगते हैं उन पौधों की संख्या भी पूछी गई है कि बीटी कपास के 1 हेक्टर में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं। तो 10 × 100 करेंगे, उसमें 10,000 का भाग देंगे, तो जो कैलकुलेशन निकल के आएगी वो आएगी 10,000। तो 1 हेक्टर में कपास के कितने पौधे लगाए जा सकते हैं? 1 हेक्टर में कपास के पौधे लगाए जा सकते हैं 10,000। अगला सवाल है, चिकपी किस फसल को कहते हैं? चिकपी किस फसल को कहते हैं? ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी मूंग, ऑप्शन सी सरसों और ऑप्शन डी बाजरा। फरीद एक बार कमेंट करो आप, कमेंट आपके कम आ रहे हैं। फरीद कमेंट करिए, चिकपी किस फसल को कहते हैं? चिकपी किस फसल को कहते हैं? चना, मूंगफली, सरसों, बाजरा। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है। कोई दिक्कत नहीं आता कोई बात नहीं, गलत आता है तो गलत ही दीजिए, सही आता सही दीजिए, नहीं आता कोई बात नहीं। हम इसीलिए बैठे हैं यहाँ पर, क्लास को इसीलिए लगाया गया है कि आपको नहीं आता है और हमें आपको बताना है। तो देखो चिकपी किसको कहते हैं? चिकपी कहते हैं चने को। चिकपी किसको कहते हैं? चने को कहते हैं। और चने में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो होती है 21%। चने में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 21%, यानी कि 21% मात्रा होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए NO3 अमोनिया, ऑप्शन बी NH4 अमोनियम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी दोनों ही नहीं। तो आपको बताना है इसमें 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है? 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है। देखो जिसने आंसर दिया है सी वाला उनका सही है, जिसने आंसर दिया है डी वाला उनका गलत है। जो पौधा होता है वो नाइट्रोजन को दोनों ही रूप में ग्रहण करता है।
NH3 अमोनिया और NH4 अमोनियम दोनों ही रूप में ग्रहण करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी वाला सही होगा, ए और बी दोनों। पौधा नाइट्रोजन को अवशोषण किस रूप में करता है? NH3 और NH4 दोनों ही रूप में। अगला सवाल है, मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है? मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन ए एरेकिस हाइपोजिया, ऑप्शन बी जियामेज, ऑप्शन सी सोरगम बाइकलर, ऑप्शन डी ग्लाइसिन मैक्स। तो मूंगफली का वानस्पतिक नाम बताना है आपको, एरेकिस हाइपोजिया, जियामेज, सोरगम बाइकलर और ग्लाइसिन मैक्स। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है, बताइए जल्दी से। तो जो इसका आंसर होगा मूंगफली का वानस्पतिक नाम, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एरेकिस हाइपोजिया। जिसने ए ऑप्शन दिया है आंसर में बिल्कुल राइट है, जिसने दूसरे ऑप्शन दिए वो गलत है। तो ए ऑप्शन एरेकिस हाइपोजिया बिल्कुल राइट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो शाम को सही 8:30 बजे लाइव क्लास होगी बायोलॉजी की, तो सब अपना काम निपटा के 8:30 बजे आ जाना। लाइव क्लास होगी, हम लाइव जुड़ेंगे और कुछ डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जो पुराने पेपर हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगले सवाल की तरफ पढ़ता हूँ मैं। अगला सवाल है, तिल किस कुल का पौधा है? अब देखो तिल जो एकमात्र ऐसा पौधा है पूरे इसमें एग्रीकल्चर में अपने एग्रीकल्चर के सिलेबस में है, जिसका जो फैमिली है वो सबसे अलग है और उसमें सिर्फ ये एक ही पौधा आता है। तो ये 4 ऑप्शन है, क्रूसीफेरी, पेडिलियेसी, मालवेसी और सोलेनेसी। तो आपको बताना है चारों का, क्रूसीफेरी, पेडिलियेसी, मालवेसी, सोलेनेसी आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड का समय, कमेंट करिए। जिसने ऑप्शन दिया है बी वाला उनका सही है, पेडिलियेसी। तिल किस कुल का पौधा है? तिल किस कुल का पौधा है? पेडिलियेसी कुल का पौधा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। सरसों किस कुल का पादप है? ये देखो, ये क्वेश्चन आपको हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहा हो, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है और वहाँ पर स्टूडेंट इन क्वेश्चन को गलत करता है, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया गया है। और ये क्वेश्चन पीछे पूछे भी गए हैं, इसीलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है, ताकि आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और यही इसी ऑनलाइन क्लास में क्लियर हो जाए, ताकि फिर आपको एक बार वापस से आप उस वीडियो को देखो और आपको सारा कुछ याद हो जाए। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन है वो ऐड किए हैं। अगला सवाल है, सरसों किस कुल का पादप है? ऑप्शन ए क्रूसीफेरी, ऑप्शन बी मालवेसी, ऑप्शन सी ग्रेमिनी और ऑप्शन डी सोलेनेसी। तो 4 ऑप्शन है और 4 सेकंड का समय दिया गया है आपको, 4 सेकंड का समय है। बताइए सरसों किस कुल का पादप है? क्रूसीफेरी, मालवेसी, ग्रेमिनी, सोलेनेसी। सरसों किस कुल का पादप है? जिसने ऑप्शन ए वाला आंसर दिया है बिल्कुल राइट है, क्रूसीफेरी किस कुल का पादप है? क्रूसीफेरी मालवेसी, सरसों किस कुल का पादप है? सरसों है क्रूसीफेरी कुल का पादप। सरसों किस कुल का पादप है? क्रूसीफेरी कुल का पादप है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैक ग्राम किस फसल को कहते हैं? ब्लैक ग्राम किस फसल को कहते हैं? ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी उड़द, ऑप्शन सी मोठ और ऑप्शन डी मूंग। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय, कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करिए। जिसने आंसर दिया है इसका आंसर दिया है उड़द, वो उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ब्लैक ग्राम किस फसल को कहते हैं? ब्लैक ग्राम कहते हैं उड़द को। ब्लैक ग्राम किसको कहते हैं? ब्लैक ग्राम कहते हैं उड़द को। अगला सवाल है, काउपी किस फसल को कहते हैं? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। काउपी किस फसल को कहते हैं? चंवला, मूंग, चना और मोठ। चंवला, मूंग, चना और मोठ। तो काउपी किस फसल को कहते हैं बताना है आपको। चंवला, मूंग, चना और मोठ। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है। जिसने ऑप्शन ए दिया है चंवला, उनका आंसर राइट है। जो काउपी होता है वो क्या होता है? वो कहलाता है चंवला। अब इसको चंवला के अलावा इसको हम बोलते हैं लोबिया। क्या बोलते हैं? इसको लोबिया भी बोला जाता है। और इसका एक दूसरा नाम और है, इसको वेजिटेबल मीट भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेजिटेबल मीट किसे कहते हैं, तो वेजिटेबल मीट किसको कहते हैं? चंवला को कहते हैं। वहाँ ऑप्शन में वो सोयाबीन भी देगा आपको, तो सोयाबीन आपको वहाँ पर टिक नहीं करना है। वेजिटेबल मीट चंवला को बोला जाता है, ना कि सोयाबीन को। हाँ, हालांकि प्रोटीन सोयाबीन में ज़्यादा होता है, परंतु बोला चंवला को ही जाता है। वेजिटेबल मीट किसको बोला जाएगा? चंवला को ही बोला जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 47, अरंडी किस कुल का पादप है? अरंडी किस कुल का पादप है? ऑप्शन ए यूफोरबिएसी, ऑप्शन बी एस्ट्रेसी, मालवेसी और सोलेनेसी। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है। 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड का समय, कमेंट करके बताइए।
करिए, कमेंट करिए। कमेंट नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, बहुत कम कमेंट कर रहे हैं। जब तक आप अपना सपोर्ट दिखाओगे नहीं कमेंट बॉक्स में, मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ स्टूडेंट हमारे साथ हैं। तो जो अरंडी का कुल है वो कौन सा है? अरंडी का कुल है U4 BAC। कौन सा कुल है? U4 BAC अरंडी का कुल है। अगला सवाल है, गंवार का वानस्पतिक नाम क्या है? गंवार का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन ए साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, ऑप्शन बी पेनिसिटम ग्लूकम, ओराइजा सेटाइवर, सोरगम बाइकलर। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कमेंट करिए, कमेंट करिए। देखो कोई बात नहीं, गंवार का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। क्या होता है? साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। गंवार का वानस्पतिक नाम क्या होता है? साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा होता है। और गंवार में आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, अगर गंवार से सवाल उठाता है वो, तो एक क्वेश्चन को बार बार वो रिपीट करता है कि गंवार में गम की मात्रा यानी कि गोंद की मात्रा या चिपचिपे पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। तो जो गंवार में गम या चिपचिपे पदार्थ या गोंद की जो मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 33%, यानी कि 33%। कितनी पाई जाती है? 33% पाई जाती है गंवार में गम की मात्रा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। धनिया, मेथी, सौंफ, जीरा किस कुल के पादप हैं? धनिया, मेथी, सौंफ, जीरा किस कुल के पादप हैं? ऑप्शन ए अम्बेलिफेरी, ऑप्शन बी मालवेसी, ऑप्शन सी ग्रेमिनी और ऑप्शन डी सोलेनेसी। तो आपको बताना है धनिया, मेथी, सौंफ, जीरा किस कुल के पादप हैं? अम्बेलिफेरी के, मालवेसी के, ग्रेमिनी के और सोलेनेसी के। बताना है आपको। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है। अम्बेलिफेरी, मालवेसी, ग्रेमिनी, सोलेनेसी। बताइए जल्दी से। धनिया, मेथी, सौंफ, जीरा, ये सभी कौन से पादप हैं? ये सभी कौन से वाले पादप हैं? ये सभी पादप हैं मसाले वाले। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो ये हैं ये किस में आती हैं? ये अम्बेलिफेरी में आती हैं। किस में आती हैं? अम्बेलिफेरी में आते हैं। मसाले वाले फसलें और अम्बेलिफेरी में आती है। अगला सवाल है, इजिप्शियन क्लोवर किसको कहते हैं? इससे पहले मैं एक सूचना देना चाहूँगा। देखो, इस वीडियो को देखने के बाद, इस लाइव के क्लास के ख़त्म होने के बाद प्लीज़ एक बार आपका जो सपोर्ट है वो दिखाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। और हम शाम को 8:30 बजे फिर लाइव मिलेंगे, तो उस समय भी आपको लाइव क्लास लेनी है अगर बायोलॉजी की, तो आपको आना है। और कल सुबह फिर से एग्रीकल्चर की क्लास होगी, वही टाइम रहेगा 10:30 बजे। और कल शाम को क्लास लगेगी केमिस्ट्री की। तो आप उम्मीद करता हूँ आप आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, और चैनल को भी शेयर करिए, ताकि क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। तो अगला सवाल है, इजिप्शियन क्लोवर किसको कहते हैं? ऑप्शन ए ग्वार, ऑप्शन बी रिचका, ऑप्शन सी मेथी और ऑप्शन डी बरसीम। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है। 4 ऑप्शन है और 4 सेकंड का समय है। आपको कमेंट करके बताना है। जिसने डी आंसर दिया है उनका सिर्फ और सिर्फ सही है, बाकी सबका गलत है। इजिप्शियन क्लोवर किसको कहा जाता है? इजिप्शियन क्लोवर कहा जाता है बरसीम को। और बरसीम कौन सी फसल होती है? बरसीम होती है चारे वाली फसल, हरे चारे वाली फसल। रिचका और बरसीम दोनों ही कौन सी होती है? हरे चारे वाली फसल होती है, और ये पशुओं को खिलाने के काम में आता है। तो मैंने देखो एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं आपको। अभी तो ये सीरीज़ लंबी चलेगी। अभी तो इसमें रोज़ की अगर आप इसमें ये क्लास अटेंड करते हो और रोज़ के 25 क्वेश्चन जुड़ते हैं, अगर आप 1 महीने तक भी इसको अटेंड करते हो तो आपके लगभग 2500 क्वेश्चन होते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप दोबारा से एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए और फ़ायदा मिल सके। और शाम को मिलते हैं बायोलॉजी की लाइव क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।